एस्पायरेंट्स, आज हम पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीपीएसपी की बात करेंगे। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो एक सिंपल से इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी के किस भाग यानी कि किस पार्ट में इसका उल्लेख किया गया है। तो हमारे पॉलिटी में पार्ट है 4। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने पार्ट 3 तक देखा है और पार्ट 3 में हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट है। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्लेस किया गया है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, ये किसी न किसी देश के सोर्स से लिए गए हैं। तो कौन से देश से हमने डीपीएसपी को अपने संविधान में शामिल किया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको याद रखना है आयरलैंड। ओके, कौन सा देश है? आयरलैंड है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को हमने रखा है। अब अगला क्वेश्चन होगा कि ये जो डीपीएसपी है, इस किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हमें याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हमने लास्ट क्लास में देखा था, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में रखे गए थे। इसी तरह से जब डीपीएसपी की बात आएगी तो 35 के आगे आर्टिकल क्या हो जाएगा? 36। तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के यहाँ पर आर्टिकल नंबर 51 तक डीपीएसपी को रखा गया है। फिर 51A में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उन्हें ऐड किया गया था, जिन्हें हम अलग वीडियो में देखेंगे। आज हम डीपीएसपी का सिंपल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का भाग है। नंबर 1 भाग 4 में शामिल है। नंबर 2 किस देश से लिया गया है, तो देश का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड कंट्री के संविधान से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है। नंबर 3 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब जब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ही नीति निर्देशक है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज हैं, तो शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि नीति का निर्देशन करना यानी पॉलिसी को डायरेक्ट करना। और डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो एक तरह से उसको निर्देश देना कि हमारे समाज में कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं है, वजह इसके कि हम क्या करें, वहाँ पर हम फंडामेंटल राइट के जैसे उसे कंपलसरी बनाएं। तो इसे कंपलसरी नहीं बनाया गया है, ये एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी निर्देश के तौर पर रखा गया है। इसी वजह से जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी हैं, फंडामेंटल के राइट के जैसे जस्टिएबल नहीं होते, यानी कि ये नॉन जस्टिएबल हैं, यानी कि न्याय परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ओके, अब आगे दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो डीपीएसपी की है कि यहाँ पर डीपीएसपी का मेन एम जो है वो वेलफेयर का है। ओके, कल्याणकारी नीतियों का। क्लियर? तो यूपीएससी ने भी एक बार पूछा था कि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी से रिलेटेड है कल्याण यानी वेलफेयर। अब यहाँ पर डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज हमारी कौन सी हैं? एक तो है हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी कि सामाजिक सिद्धांत। ओके, तो नंबर 1 हमने क्या देखा? एसपी याद रखना है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल सामाजिक सिद्धांत। दूसरा है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल यानी गांधीवादी सिद्धांत। ऐसा हम कैटेगराइज करते, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में
कि जो डीपीएसपी है उसके गांधीयन प्रिंसिपल्स को लिखिए, तो फिर आपको पता होना चाहिए गांधी जी के थॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उनको इन डीपीएसपी के आर्टिकल्स की हेल्प से और अच्छा आंसर फॉर्मेट बना सकते हैं। जो पहला था ये था तो सामाजिक सिद्धांत, दूसरा हो गया गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदारवादी सिद्धांत। अब इनका सबसे पहले सरल शब्दों में मतलब समझिए, उसके बाद हम देखेंगे कि 36 से 51 तक कौन कौन से आर्टिकल किस कैटेगरी में फिट होते हैं। ओके, जब सोशलिस्ट की बात आएगी तो सोशलिस्ट यानी जब समाज की बात आएगी, जहाँ पर सामाजिक यानी सोशल फॉर्म में हम जस्टिस की बात करें कि सबको समानता का भाव हो। ओके, जब असमानताओं को ख़त्म करने की बात की जाए, असमानताएं चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, चाहे अपॉर्चुनिटी अवसरों से संबंधित हो, चाहे हम बात करें आर्थिक और सामाजिक न्याय की, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस की, जब फीमेल और मेल से रिलेटेड बातें यहाँ पर आएँ, चाहे हम बात करें यहाँ पर एक एक आर्टिकल के थ्रू हम समझ लेंगे। सोशल का मतलब ये समझिएगा जो समाज में लगभग समानता और बराबरी की बात करे। ओके, फिर दूसरा जब आएगा गांधीवादी सिद्धांत, तो गांधी जी किन बातों पे ध्यान रखते थे? गांधी जी का मानना था भारत देश जो है वो कैसा है, वो विलेज यानी कि गांवों का देश है। तो जब विलेज की बात आएगी, कृषि प्रधान देश की बात आएगी, तो विलेज में होता है क्या? कृषि। तो गांधी जी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करेंगे। स्वदेशी यानी कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ाने की बात करेंगे। इसके अलावा किसान के जीवन का अभिन्न अंग होते हैं पशु पक्षी, तो वो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल जो पशुपालन है उसकी बात करेंगे। चरखा खादी इनके बढ़ावे की बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो रहेंगी वो गांधीवादी प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आएंगी। तीसरी कैटेगरी जो है उदारवादी सिद्धांत की यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की जब हम बात करें, तो यहाँ पे जो उदारवाद का मतलब क्या होता है? दिमाग की जो सोच है, हमारा जो दिमाग है उस दिमाग को एक थॉट की लिमिटेशन से बाहर ले जाना, पूरे विश्व कल्याण की बात सोचना, अपने स्वहित से हट करके परहित की बात करना, समाज कल्याण की बात करना, देश के विकास की बात करना, यानी दिल बड़े दिल वाला होना, ऐसा समझिए। तो उदारवादी सिद्धांत में जो आर्टिकल 44 है, हाल ही में जो यूसीसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिविल संहिता की जब बात हो रही थी, ओके, यूनिवर्सल सिविल कोड की जब बात हो रही थी, तो आर्टिकल 44 बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे कि पूरे देश में जो कानून हो वो एक जैसा हो, सभी को बराबरी का हक मिले। यदि कहीं पे किसी कानून ऐसा है कि विभिन्न आधारों पे कहीं ना कहीं अभी जस्टिस नहीं दे पा रहा है, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला ही मामला था जो कि मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं के बीच में एक फ़र्क, उनके कानूनी अधिकारों के बीच में एक फ़र्क लाता था, तो यहाँ पर इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था यूसीसी, आर्टिकल 44 के तहत ये एक उदारवादी सिद्धांत का ही उदाहरण है। आर्टिकल 45 में आपको पता है कि छोटे बच्चों को जो असहाय हैं, गरीब हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो उनको पूरक आहार, आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, इस तरह के जो प्रावधान है, यानी कि लोगों को मुख्य धारा में हम जोड़ रहे हैं, हम अपने तक सीमित नहीं हैं, हम ऐसे प्रावधान कर रहे हैं कि देश और समाज और व्यक्ति विशेष का कल्याण हो। तो इस तरह के जो विचार होते हैं उदारवादी सिद्धांत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 51 की बात कीजिए। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। यदि वर्तमान में बात की जाए तो कई देश जो हैं वो अपनी इकोनॉमिकल क्राइसिस के अलावा टेररिज्म यानी आतंकवाद या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अलावा गरीबी, भूखमरी के वजह से विद्रोह और जाने कितनी चीज़ों को वहाँ पे उथल पुथल मची रहती है।
बहुत सारे पड़ोसी देश आपस में लड़ते रहते हैं। हमारा ही देश पाकिस्तान की सीमा में उलझा हुआ है और चाइना के साथ लगातार युद्धरत रहता है। तो ये जैसे सीमा विवाद हैं, तो इन सारी चीज़ों को समाप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति, इंटरनेशनल पीस है, उसकी तरफ बढ़ना, ताकि हम इन मुद्दों से हट करके शांतिपूर्वक विकास की बात करें और जो डेवलपमेंट है उनमें अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो आर्टिकल 51 क्या है? उदारवाद का ही उदाहरण है, ताकि हम इंटरनेशनल पीस को जस्टिफाई करें। तो ये तो सिंपल था एक जनरल इंट्रोडक्शन कि आखिर ये सारी चीज़ें, ये सभी प्रिंसिपल्स हैं क्या।